A very good morning to all the student. As you know very well, we almost complete our the whole syllabus of the class 12 business studies, and we also revised all that each topic from the every chapter of the class 12 business studies. So after completing the whole syllabus and after revising the whole syllabus, in the last few videos we discussed a lots of the important board questions which are related to the different topics and the important case studies, as well as the important subtopic which are related to the COVID-19 pandemic. And you know very well, in the last few videos we already discussed the impact of COVID-19 on the different sector of the economy, which helps to solve the various case studies in your examination. बेसिकली कुछ केस स्टडीज़ ऐसी भी देखने को मिलेंगे जो कोविड-19 पे बेस्ड करती हैं. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट पे डिस्कस किया है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, होटल एंड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ हों, आपका प्रोडक्शन सेक्टर्स हों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो, सर्विस सेक्टर हों, वो कैसे इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में और लॉकडाउन के बाद किस तरह से अफेक्ट हुआ है, उसको कितने लॉसेस हुए हैं, गवर्नमेंट पे क्या क्या लॉसेस हुए हैं, हमारे जो 3 मेजर सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द होल syllabus, let's we move to the discussion on the CBSE examination paper 2019. हम लोगों ने ऑलरेडी 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, सैम्पल पेपर विच आर इशूड बाय द CBSE ऑन द 9 अक्टूबर 2020, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पेपर आया था 2019 में. उसके बाद हम लोग 2020 में जो एग्जामिनेशन पेपर आया था उस पर डिस्कस करेंगे. और आई होप कि आपको हर चीज़ें क्लियर होंगी, व्हाट इज़ अ पेपर पैटर्न. और कुछ क्वेश्चन से भी होंगे इस पेपर में जो कि आपके सिलेबस से एक्सक्लूड हो गए, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन आपके जो सिलेबस हैं वो अप टू 30% क्या कर दिए गए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं. सो पेपर पैटर्न सेम है जैसे पिछले साल था. पेपर पैटर्न क्या है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस में आंसर करना है. 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको 50 to 75 वर्ड्स में आंसर करना है. 4 to 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन उसे 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है. एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन मे बी अबाउट 200 वर्ड्स. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर. यानी अगर आपके जितने भी पार्ट हैं, पार्ट A, B, C, D इस पूरे पेपर में, उसके हर पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सबको एक साथ करना है. जैसे पार्ट A का क्वेश्चन वाली 1 से 20 है, तो ऑल द 1 to 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट एट टुगेदर, मतलब एक साथ अटेम्प्ट करना है. सीरियल वाइज की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक साथ होने चाहिए. ऐसा नहीं कि पार्ट A का क्वेश्चन आपने फर्स्ट पेज पे किया है और फिर कुछ क्वेश्चन जो बच गए उसे आपने लास्ट पेज पे कर लिया. ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है. सो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन के बाद लेट्स वी डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर 2019. द फर्स्ट क्वेश्चन जिसको इंटरनल चॉइस पे मिली है, डिफाइन वर्कफोर्स एनालिसिस और डिफाइन सेलेक्शन. सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज selection and what is workforce analysis. Workforce analysis is an assessment of the number and the time of human resource available for the performance of various job and achieving organizational goal. यानी वर्कफोर्स एनालिसिस एक असेसमेंट है जिसमें हम जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं और अवेलेबल हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको हम लोग बोलते हैं वर्कफोर्स. 2 टर्म आता है इसमें, एक वर्कफोर्स एंड वर्क लोड. वर्कफोर्स में हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने फोर्स हमारी तरफ से है, मतलब कितने नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हैं किसी काम को कंप्लीट करने के.
वर्कलोड मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है। सो वर्कलोड एंड वर्कफोर्स का जो डिफरेंस होता है वही ये निकालता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड इज सेलेक्शन। व्हाट इज सेलेक्शन? Selection is just like a decision. You know very well what is the meaning of decision. When we have a lots of option and we can choose only one option, it is called a decision. So in short word, we can say that selection is a process of choosing from the among the pool of prospective job candidate developed at the stage of recruitment. यानी selection एक ऐसा process है जिसमें हम अपने अवेलेबल रिक्रूटमेंट से जो भी अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं उनमें से जो सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, जो रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं। तो ये इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। सेकंड क्वेश्चन केस स्टडी टाइप का है, शॉर्ट आंसर टाइप में। अप्लायंसेस इंडिया लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम अप्लायंस सिंस 1987. It has a good name in the market as the company is producing good quality appliances. It has separate department for manufacturing, finance, sales, maintenance services and technical services to achieve specialization. Since the area of operation of the company have increased and customers have become more demanding, the company decided to modify the existing principle of management to meet the challenging requirement of the environment. State the general principle of the management which the company wants to modify to meet the changing requirement. यानी इसमें पूछा कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसे कंपनी को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि वो अपने चेंजेस जो चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में उसको फेस आउट कर सके। इसमें कह रहा है एक कंपनी है जो 1987 से काम कर रही है होम अप्लायंस को मैन्युफैक्चर करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का। उसका एक अच्छा नाम है मार्केट में क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के अप्लायंसेस बनाती है। उसके सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेल्स, मेंटेनेंस और टेक्निकल सर्विस बनाती है ताकि स्पेशलाइजेशन अचीव हो। इन एरिया में ऑपरेशन करने कंपनी बहुत इंक्रीज हुई, कस्टमर भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, कस्टमर बहुत ज़्यादा चीज़ मांग रहे हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट मांग रहे हैं। द कंपनी डिसाइड टू मॉडिफाई द इंक्रीज्ड एंड कस्टमर हैव बिकमिंग मोर डिमांडेड। यानी कंपनी चाह रही है कि उसके जो कस्टमर जो बढ़ रहे हैं वो और बढ़े और उसका जो स्केल ऑफ एरिया है, जो ऑपरेशन साइकिल है, जो उसका प्रोडक्शन साइकिल है, प्रोडक्शन स्केल है, बिजनेस साइकिल किसे कहते हैं स्केल ऑफ प्रोडक्शन, उसे वो इंक्रीज करना चाहती है। तो सिचुएशन में अगर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी दैट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं डिवीज़न ऑफ वर्क की, क्योंकि इसमें हर काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सेल्स, मेंटेनेंस सर्विस, टेक्निकल सर्विसेज। तो उसे अपने इस प्रिंसिपल को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, दैट द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, जॉब ईच परफॉर्म बाय द स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए टर्म फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स क्या होते हैं? लाइक अ फर्नीचर, ये फिजिकल एसेट्स हैं। लैंड, फिजिकल, लैंड तो गॉड गिफ्टेड एसेट्स है। बिल्डिंग फिजिकल एसेट्स है। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? लाइक अ सिक्योरिटीज, जिनको हम ट्रेड करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी फॉर फाइनेंशियल एसेट्स बाय इंट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी कि जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई होती है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के बेसिस पे हम फाइनेंशियल एसेट्स से क्या करते हैं? प्राइस डिसाइड करते हैं। यानी कि यू नो वेरी वेल फाइनेंशियल एसेट्स मीन्स शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, इन सब की जो भी डिमांड एंड सप्लाई होती है उससे उनकी प्राइस डिसाइड होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट फिजिकल एसेट्स की प्राइस कैसे डिसाइड करता है, प्राइस डिस्कवरी कैसे करता है? विद देयर फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बीरू नंदन, चेयरमैन of Lalit Group of Company, founded Biru University for undergraduate and postgraduate courses in the diverse discipline. The Information Technology Department of the Lalit Power Limited had few vacancies related to the cyber security.
The human resource department of the company decided to recruit fresh engineering graduate from BU University from the same. Identify the type of recruitment of source of recruitment. You know very well basically दो तरह की source of recruitment है, internal and external. Internal में दो ही होता है, एक promotion और एक ट्रांसफ़र. एक्सटर्नल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से, कैजुअल कॉलर से, ठीक है, और आपके रेफरेंसेस से, बैकग्राउंड चेकिंग से, जो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, कैंपस सिलेक्शन हो गया. तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि एक बीरू जो है वो एक चेयरमैन है ललित ग्रुप ऑफ कंपनी का, जिसने फाउंडेड किया बीरू यूनिवर्सिटी, जिसमें कई तरह के अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं. आईटी डिपार्टमेंट जो है ललित पावर लिमिटेड का, उसे कुछ वैकेंसीज चाहिए ताकि वो साइबर सिक्योरिटीज़ पे वर्क कर सके. तो जो एचआरडी डिपार्टमेंट था बीरू यूनिवर्सिटी का, जो उस कंपनी का ललित पावर लिमिटेड का, उसने डिसाइड किया कि वो बीरू यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है फ्रेश, उनको वो जॉब देगा, रिक्रूट करेगा. तो ये एक तरह का कैंपस सिलेक्शन हुआ ना, कि इसमें कैंपस में गए और कैंपस से के बच्चों को सिलेक्ट किया. तो इट इज़ कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट, नंबर 5. वर्षा जैन, आफ्टर कंप्लीटिंग हर फैशन डिजाइनिंग कोर्स from Indian Institute of Fashion Technology, planned to enter into the designer clothing venture. She had to address issues like her target customer, channel of distribution to be used, pricing policy, identify the type of plan that Varsha Jain needs to develop, provide direction and scope to her organization in the long run. इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा टाइप ऑफ प्लान है ये, टाइप ऑफ प्लान. इसमें वर्षा जैन ने अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया. तो पहले तो मैं बता दूं, टाइप ऑफ प्लान आपके कोर्स से हट चुका है, लेकिन तब भी मैं समझा देता हूँ. देखिए इसमें क्या डिसाइड हो रहा है कि वर्षा जैन ने MBA डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट किया IIFT से, और उन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया डिज़ाइनिंग क्लॉथिंग का. उसने देखा कि कई सारे टारगेट कंज्यूमर उसे करने पड़ेंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ करना पड़ेगा, प्राइसिंग पॉलिसी. तो यहाँ पे आप देखिए कि स्ट्रैटेजी बन रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसे एक डायरेक्शन मिले, स्कोप मिले उसके ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में. तो स्ट्रैटेजी क्या होती है, हमेशा लॉन्ग रन में काम करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेट एनी टू डेवलपमेंट फंक्शन और of Security and Exchange Board of India. या second is what is meant by allocative function of financial market. Basically डेवलपमेंट्री फंक्शन क्या क्या होते हैं अगर हम बात करें सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट ट्रेन्स इंटरमीडिएटरी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट. ये क्या करते हैं, ये इंटरमीडियरीज को ट्रेन करते हैं, मीडिएटर्स को. It conducts research and publishing information useful to our market participants. जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, रिसर्च कराते हैं. It undertakes measure to develop the capital market by adapting a flexible approach. और ये डेवलप करते हैं किसको, कैपिटल मार्केट को, ताकि फ्लेक्सिबल अप्रोच हो सके. इसके अपोजिट में क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. सो एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट मीन्स जो फंड आ रहा है मार्केट में उसे एलोकेट करना, डिवाइड करना इन द डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सो एलोकेटिव फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट मीन्स allocating or directing fund available for investment in their most productive investment opportunities. मतलब जो आपके डिफरेंट ऑप्शन गिवन हैं जहाँ जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले. सो व्हाट इज allocative function of financial market. Allocative function of financial market means allocating or directing funds available for investment into their most productive investment opportunities.
The next question number 7. Beena has claimed a famous detergent available in the market. On watching numerous advertisements in the television, she decided to try a new brand of detergent. When she went to the nearby store to purchase the same, she saw detergent of the other producer making similar claims of whiteness and stain removing abilities. Hence, she could not make up her mind as which detergent to purchase. अब देखिए खुद ही क्लियर कह रहा है कि बीना ने यूजिंग क्या क्लेन, एक फेमस डिटर्जेंट था, मार्केट में था, उसने कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे थे टेलीविज़न में, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक नए ब्रांड का डिटर्जेंट लेगी. जब वो गई स्टोर पे और देखा डिटर्जेंट के पैकेट्स पे लिखा होता है यूनिवर्सल, उस सब के सब एक ही क्लेम कर रहे थे कि वो जो दाग हैं वो हटा देंगे, आपके कपड़े में चमकाहट आएगी, वाइटनेस आएगा. और वो कंफ्यूज हो गई कि वो कौन सा डिटर्जेंट खरीदें. तो यू नो वेरी वेल, एक राइट होता है कंज्यूमर को, होता है राइट टू चूज़. तो वो राइट टू चूज़, उसके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट को ना चूज़ करे, एक को चूज़ करे, दो को चूज़ करे, वो उसकी चॉइस है. लेकिन यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गई. आपको पूछ रहा है नेम द ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट बीइंग डिस्कस इन दिस केस, यानी एडवर्टाइजमेंट का कौन सा डिमेरिट है या एडवर्टाइजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्शन है यहाँ पे डिस्कस किया गया है. वो है दैट इज एन एडवर्टाइजिंग कन्फ्यूजेस द बायर. यानी यू कैन सी दैट बायर कभी कभी एडवर्टाइजमेंट देख के कन्फ्यूज आते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदे. ठीक है, सो द आंसर इज एडवर्टाइजिंग कन्फ्यूजेस द बायर्स. So the question number 8 is, give the meaning of physical distribution as an element of marketing mix. And the second question as an internal choice is, what is mean by marketing management? So what is the meaning of physical distribution? You know very well, if we are talking about the element of marketing mix, so there are basically 4 element of marketing mix, that is in price mix, products mix, place mix and promotion mix. If you are talking about the product physical distribution, and it is in 4th and very important element of marketing mix, that is in place mix. So place or physical distribution means set of activities that make firm's products available to the target consumer. It consists of all the activities involved in transferring ownership and physical possession of the product to the consumer. यानी कि प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का, जिसमें कि हम प्रोडक्ट को अवेलेबल कराते हैं टू द टारगेट कंज्यूमर्स. इसमें हम सारी एक्टिविटी को इन्वॉल्व करते हैं कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर टिल द प्लेस ऑफ द कंजप्शन, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से कैसे उसे कंजप्शन प्लेस तक पहुंचाया जाए. सेकेंड इज, व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो इज इट वेरी इजी. मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट. यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है जिसमें हम टारगेट मार्केट को चूज करते हैं, एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर, एंड जो कस्टमर हैं उनको गेट करते हैं, कीप करते हैं, ग्रो करते हैं थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट. यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट या साइंस है जिसमें हम टारगेट मार्केट को चूज़ करते हैं और अपने कस्टमर को बढ़ाते हैं ताकि हम सुपीरियर कस्टमर वैल्यू डिसाइड कर सकें, यानी मार्केट में कस्टमर हमें प्रायोरिटी दे ओवर द deficient marketers. Next is question number 9. Question number 9 from the section B, that is an JTM Limited launch Buddy Line and exercise book and comprehensive stationery brand name comprising of ball pens, gel pen and geometry boxes. After identifying the target market and understanding the needs and wants of the consumer of the market, all their products were a lot of good quality and eco-friendly but expensive.
They wanted to distinguish their product from that of their competitors. They spent lot of efforts, time and money in creating the brand name, as they knew that without a brand name they can only create awareness for the generic products and can never be sure of the sale of their product. The efforts paid off and the demand for the product started growing. The customer liked the brand and become habitual to it. JTM लिमिटेड ने एक अपना प्रोडक्ट बॉडी लाइन एक एक्सरसाइज बुक लॉन्च की जिसमें कॉम्प्रहेंसिव स्टेशनरी ब्रांड नेम के कॉम्प्राइज थे, बॉल पेन थे, जेल पेन थे, ज्योमेट्री बॉक्स थे। और आफ्टर उन्होंने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई किया, कस्टमर के नीड एंड वांट को समझा और सारे प्रोडक्ट जो थे गुड क्वालिटी के थे, इको फ्रेंडली थे, लेकिन थोड़े महंगे थे। वो अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाना चाहते थे। उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया, टाइम खर्चा किया, मनी खर्चा ताकि एक ब्रांड नेम बने, क्योंकि एज दे न्यू दैट विदाउट अ ब्रांड नेम वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करा सकते। दे कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस फॉर द जेनरिक प्रोडक्ट एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी अगर ब्रांड नेम नहीं होगा तो वो अपने प्रोडक्ट को का जो जेनरिक प्रोडक्ट सिर्फ अवेयरनेस करा सकते हैं लेकिन उसका सेल नहीं बढ़ा सकते। और इस एफर्ट का रिजल्ट ये हुआ कि डिमांड बढ़ी प्रोडक्ट की और कस्टमर ने उस ब्रांड को लाइक किया और उसके हैबिचुअल हो गए। दे डिड नॉट माइंड पेइंग अ हायर प्राइस। उन्होंने हायर प्राइस पे ध्यान नहीं दिया, किसने? कस्टमर्स ने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स a status symbol to buy Bodyline brand because of its quality। कुछ समय बाद लोगों के मन में ये एक सैम्बल क्रिएट हो गया, एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि Bodyline का जो स्टेशनरी है वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वो उसकी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग देम। कंज्यूमर को उस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ करने में अपने में क्या लगा? प्राइड महसूस। यानी ब्रांड इतना ज़्यादा फैल गया। इसमें पहला इंपॉर्टेंट बहुत ही क्लियर दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज फॉलोड बाय द JTM लिमिटेड। इसमें सिर्फ कस्टमर के नीड एंड वांट्स पे ही ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें कस्टमर के नीड एंड वांट्स के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दिया गया है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट उसने सेल करना स्टार्ट किया। यू कैन सी दैट गुड क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, वो इको फ्रेंडली भी है, एक्सपेंसिव हैं लेकिन इको फ्रेंडली भी हैं। तो इन दिस पैराग्राफ द सोसाइटल मार्केटिंग फिलोसफीज वे आर फॉलोड बाय द JTM लिमिटेड। सेकेंड, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ द टर्म स्पेसिफाइड इन दिस अबव। इसमें तो ब्रांडिंग का नाम नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आप पूरा देखोगे तो उसमें ब्रांडिंग वर्ड पे भी काफ़ी फोकस किया गया है कि ब्रांड नेम नहीं रहेगा तो हम सिर्फ अवेयरनेस ला सकते हैं, सेल नहीं इंक्रीज कर सकते। ब्रांड को लोगों को पसंद किया, लोग उस ब्रांड के लिए ज़्यादा पैसा देने को तैयार हैं, वो पे स्टेटस सिंबल बन गया है, कस्टमर्स को यूज़ करते तो प्राइड महसूस। तो ब्रांड का बहुत फ़ायदा है। ब्रांड का फ़ायदे कौन कौन से हैं? जैसे हम प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एडवर्टाइज करा सकते हैं, प्रोडक्ट को ईजिली डिस्प्ले करा सकते हैं, प्राइसिंग अलग अलग कर सकते हैं ब्रांड के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट question is question number 10. The question number 10 is, Meeta has a successful ice cream business at Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice cream are utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk and same are available in a wide range of flavors and packs. She sets viable business objective and works with the same in mind in order to ensure that the customer will come back for purchasing. यानी मीता एक सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस चलाती है बीकानेर में जिसका नाम है स्मार्ट फ्लेवर। उसका आइसक्रीम बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए क्योंकि उसने आइसक्रीम जो बनाई है वो फ्रेश मिल्क से बनाई है
और आइसक्रीम के कई सारे फ्लेवर्स हैं, कई सारे पैक्स हैं। कई तरह के बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद वर्क्स विद द सेम इन द माइंड टू इंश्योर कस्टमर विल कम बैक फॉर परचेजिंग। उसे पता था कि कस्टमर ज़रूर उसके कस्टमर उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हर बिजनेस वॉज डूइंग वेल। To earn higher profits, she started cutting cost. This would sometimes lead to delay in delivery, and the ice cream was not reaching the market in time. Over a period of time, the demand for her ice cream declined, and because of its competitor entering the market, she lost some of her market share to competitor. तो अच्छे दिन भी थे, बुरे दिन भी आ गए कि मीता ने अपनी कॉस्ट कम की, अच्छा बिजनेस चलाया, लेकिन डिलीवरी में डिले कारण उसके प्रोडक्ट कई सारे मार्केट में टाइम पे नहीं पहुंच पाते थे, जिससे उस प्रोडक्ट यानी उसके आइसक्रीम की जो डिमांड थी वो कम हो। कई सारे कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ गए। सी लॉस सम ऑफ हर मार्केट शेयर टू कॉम्पिटिटर। वो कुछ कॉम्पिटिटर अपने कॉम्पिटिटर से कुछ मार्केट भी हार गई। मार्केट हार मतलब उसका जो टारगेट मार्केट था वो कम हो गया। कुछ मार्केट पे उसके प्रोडक्ट सेल नहीं होते थे, किसी और के सेल होते थे। एट द बिगनिंग ऑफ समर सीजन सी गॉट बैक टू बैक order for supply 4000 ice cream pack of different flavors of a special occasion। यानी समर के सीज़न के बिगनिंग में ही उसे ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुआ। 4000 आइसक्रीम पैक्स, वो भी डिफरेंट फ्लेवर्स के। टू इंश्योर दैट द टास्क वर कंप्लीटेड एंड ऑर्डर डिलीवर्ड इन टाइम, शी हायर्ड एडिशनल वर्कर। काम समय पर पूरा करने के लिए और डिलीवरी टाइम पे करने के लिए उसने एडिशनल वर्कर हायर की। Thus able to produce and deliver the ice cream packs but a higher production cost। उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो किया, डिलीवर भी तो किया, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। While completing activities and finishing the given task achievement, Mila realized that she was ignoring one of the important aspect of the management। उसने बहुत बड़ा important aspect मैनेजमेंट का इग्नोर किया है। एंड आपको बताना है identify the aspect of management that has been ignored by Meeta and also explain the same with an example। आपको बताना है कि मीता ने कौन सा एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर किया है और ऑल्सो एक्सप्लेन द सेम विथ द एग्जाम्पल, हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है। सो अकॉर्डिंग टू मी द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज efficiency and effectiveness। You know very well what is efficiency? Efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. And effectiveness means doing the right task, completing activities and achieving goals। यानी effectiveness का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपने काम सही किया, काम को complete किया, गोल अचीव किया। एंड efficiency का मतलब होता है आप काम सही करने के साथ साथ मिनिमम कॉस्ट पे करो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करो। और उसमें एग्जाम्पल भी दिया है, से अ कंपनी लार्जेस्ट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट इन ईयर। टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज़ टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू द पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट बट द हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दिस केस मैनेजर वॉज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। वही समझाया उसने। इन द अबव सिचुएशन इफ द मैनेजर वॉज एबल टू प्रोडक्शन टारगेट बट एट अ हायर कॉस्ट ही वुड बीन इफेक्टिव बट नॉट इन एफिशिएंट। यानी उसमें आपने देखा होगा कि वो बंदा यानी इस पूरी कंपनी में एडिशनल लेबर को हायर किया गया आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि टाइम पे हो सके, टाइम पे डिलीवर हो सके। तो उसके लिए उसने इफ़िशिएंट रखा है, इफ़ेक्टिव रखा है, इफ़िशिएंट नहीं है। इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिवनेस में डिफरेंस होता है। यू आर द इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट आप तब होंगे जब आप काम करते हैं विद द लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। इफेक्टिव, जैसे मैं कहूँ मैं इफेक्टिव कब हूँगा? मैं इफेक्टिव तब माना जाऊँगा जब मैं टाइम कंप्लीट करता हूँ, मैं काम कंप्लीट करता हूँ टाइम पे। इफ़िशिएंट कब माना जाऊँगा? जब मैं काम टाइम पे कंप्लीट करने के साथ साथ मिनिमम रिसोर्सेज पे कंप्लीट करता हूँ। ओके, नेक्स्ट इसमें एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज एन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11।
state the job enrichment and employees participation and non-financial incentive and how they are motivate employee. You know very well, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए हम कई तरीके के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं. सो जॉब इनरीचमेंट मीन्स द डिजाइनिंग द जॉब इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट रिक्वायर्ड हायर लेवल ऑफ नॉलेज, give worker more autonomy and responsibility and provide the opportunities for the personal growth and a meaningful work experience. यानी किसी वर्कर जो कि एग्जिस्टिंग काम करने में उसका मन नहीं है या वो ऑलरेडी उस काम को काफ़ी अच्छे से सीख चुका है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको चैलेंजिंग जॉब देते हैं या उसकी हायर लेवल की जॉब देते हैं, उसको मोर ऑटोनॉमी देते हैं, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो और अच्छे से काम कर सके. एंड एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि employees participation means giving more autonomy and power to the employees. It makes them feel jobs are important and his feeling makes them contribute positively to the use of their skill, talents and the job performance. Job enrichment का मतलब है कि उसे हम हायर लेवल का वर्क दें. जैसे वो मिडिल लेवल पे वर्क कर रहा है लेकिन उसे हम टॉप लेवल का कुछ काम दें तो उसे हम बोलेंगे जॉब एनरिचमेंट. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब होता है मिडिल लेवल के ही काम करने के लिए जो उसे राइट नहीं मिले हैं उसे और सारे एक्स्ट्रा राइट्स प्रोवाइड किए जाए. ओके, सो ये है जॉब इनरिचमेंट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के बीच में डिफरेंस. और इन्हें हम बेसिकली उन सारे एम्प्लॉयज़ जो हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, जो अपने लेवल पे काफ़ी ज़्यादा अचीव कर चुके हैं, उनको बूस्ट करने के लिए, उन्हें मोरल हाई करने के लिए उन्हें इन तरह के नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही. कल के वीडियोज़ में और सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर.